बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम बायोलॉजी पार्ट वन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर वन जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। यानी हमने इस चैप्टर में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बायोलॉजी है क्या, इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इसके लेवल्स कौन से हैं, कैसे बायोलॉजी इंसान की जो है वो खिदमत कर रही है, इंसान को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कैसे इंसान को बीमारियों को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प आउट करती है, कैसे जो है वो हमारे माहौल की कंजर्वेशन में और जदीद जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। यानी टॉपिक जो है हमारे पास है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी को तो बायोलॉजी जो है ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट्स अ ग्रीक वर्ड। और ये बेसिकली जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। यानी बायोलॉजी जो है इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो वर्ड बायोलॉजी हमारे पास, ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का लफ्जी मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, एंड लोगोस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना और उसकी वजह ढूंढना, यानी थॉट एंड रीजनिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना। बायोलॉजी क्या है? लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना और वजह ढूंढना कि कोई चीज़ जो है हम उसे लिविंग क्यों, कैसे कंसीडर करते हैं। यानी और हमने जो है वो बायोलॉजी में, यानी कि हमने बायोलॉजी में क्या चीज़ डिस्कस करनी है, हमने लाइफ के बारे में स्टडी करनी है। लाइफ के बारे में हमने क्या करना है, सोचना है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं कि लाइफ जो है वो कैसे काम कर रही है जो है वो, और पीछे इसके पीछे की जो है वो हमने रीज़न जो है वो तलाश करनी होती है और इसके बारे में गौर व फिक्र करना होता है। यानी बायोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या है? लाइफ की स्टडी, लाइफ के बारे में सोचना और रीजनिंग ढूंढना। अब बायोलॉजी में हमने लाइफ को तो स्टडी करना ही करना है, लेकिन इसके साथ हमने बायोलॉजी में नॉन लिविंग चीज़ों को भी स्टडी करना है। ठीक है, अब हमने अभी पढ़ा कि बायोस जो है वो लाइफ है, तो हम लाइफ को स्टडी करेंगे, फिर हम इसमें कौन सी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी में ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों को डिस्कस करना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से उसका इम्पैक्ट है। अगर वो नॉन लिविंग चीज़ ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि जो है वो एसी है, तो एसी जो है क्या हम उसको बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे? तो आंसर होगा नो, क्योंकि एसी के बगैर भी लाइफ चलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या पानी को हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे? पानी एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। पानी होगा तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। तो हम बायोलॉजी में ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिनकी मौजूदगी की वजह से लाइफ जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, और इनकी गैर मौजूदगी की वजह से लाइफ जो है वो ख़तरे में है, या आप कह लो टोटली उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। जैसे सनलाइट है, आप सनलाइट को इस्तेमाल करके पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुराक बनाते हैं, और वही अल्टीमेटली जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड जो है फूड सोर्स है। अब अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स खुराक नहीं बनाएंगे, खुराक नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली खुराक की कमी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सनलाइट को डिस्कस करेंगे। यानी पानी, मिट्टी, ऑक्सीजन की वजह से हम सांस लेते हैं, इनको हम लोग बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लाइफ पे डिपेंड करती है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बायोलॉजी में ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो कि लाइफ के लिए हार्मफुल है। यानी हमने फ़ायदेमंद लिविंग चीज़ों को तो डिस्कस, नॉन लिविंग चीज़ों को तो डिस्कस कर लेना है, जैसे पानी की अभी हमने एग्जांपल दी। इसके साथ साथ हम ऐसी हार्मफुल चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जिनकी मौजूदगी की वजह से लाइफ को ख़तरा है, जैसे स्मोक, धुआं एक नॉन लिविंग चीज़ है। अब इस नॉन लिविंग की वजह से लाइफ को जो है वो खतरात है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, और हम इसको इसलिए स्टडी करेंगे ताकि हम इस पर काबू पाएँ और लाइफ को जो है वो लाइफ की सर्वाइवलशिप में हम लोग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करें। तो बायोलॉजी क्या है? लिविंग चीज़ों की स्टडी और ऐसी नॉन लिविंग चीज़ों की स्टडी जो कि लिविंग चीज़ों के ऊपर अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट रखते हैं। वो इम्पैक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट जो है वो हार्मफुल भी हो सकता है।
ओके, बायोलॉजी हो गया। अब बायोलॉजी बेसिकली क्या है हमारे पास, इसके हम एक और तरीके से भी डेफिनेशन करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो अब ये साइंस क्या है, आप लोग ग्रेड 6, 7, 8 में पढ़ते आए हो। साइंस जो है बेसिकली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना भी एक्सपेरिमेंट नॉलेज है वो ऐड किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। यानी आप साइंस में क्या करते हो, नेचर को स्टडी करते हो। जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो अपनी असली हालत में हैं, नेचर की हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि नेचर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको इंसान ने ना बनाया हो, यानी कि वो मैन मेड ना हो, उसे हम कहते हैं नेचुरल थिंग। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है। तो हम इसमें साइंस में क्या करेंगे, नेचर की स्टडी करेंगे, ठीक है। और हमने स्टडी कैसे करनी है, हमने 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन, यानी नेचर की स्टडी करते हुए हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। अब कोई भी चीज़ है ना, उसकी स्टडी के लिए उसको उसके बारे में गौर व फिक्र करना सबसे अहम चीज़ है। अगर हम चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होती, तो हम उस चीज़ के बारे में आप कह लो मज़ीद जो है वो कुछ डिस्कवर ही नहीं कर पाते, ठीक है। एक बहुत जो है वो फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जर्मन के, लोई पस्टर। तो उनका कहना है कि ऑब्जर्वेशन जो है बेसिकली एक चांस होता है कुदरत की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है। अब जो बंदा उस चांस को अवेल करता है और प्रॉपरली उसके बारे में गौर व फिक्र करता है, सोचता है, वो तारीख रकम कर जाता है। कुदरत हर बंदे को चांस देती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है सब बहुत ज़रूरी है, कोई भी जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने और रीजनिंग के लिए के हवाले से, किसी भी चीज़ की स्टडी के हवाले से। तो नेचर को स्टडी करना है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। जैसे एक साइंटिस्ट है हमारे पास, आइजक न्यूटन। अब न्यूटन जो है वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अब उसके जो है वो सेब के दरख्त से जो है वो एक सेब गिरा और उसने उसके बारे में सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो इससे उसने ग्रेविटी के बहुत से लाज दे दिए, ठीक है। यानी उसने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, उसके बाद उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, यानी उसने बहुत सी चीज़ें ऐसे गिरा के देखी होंगी जो वापस ज़मीन पे ही हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो उसने उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसने जो है वो नतीजा निकाला कि वाकई देयर इज़ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी दैट अट्रैक्ट्स एवरी थिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यानी हमने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है तो हमने इन 3 पहलुओं को जो है वो मद्देनजर रखना है। हमने सबसे पहले उसके बारे में गौर व फिक्र करना है, देन हमने क्या करना है, हमने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और एट द एंड हमने कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है कि इसका नतीजा क्या है, ऐसा है तो क्यों है। देन वो नॉलेज जो है वो आपकी जो है वो कोर्स का पार्ट या आपको जो है वो अंडर स्टडी वो पॉइंट आता है इन सारे मराहल से गुजरने के बाद। तो नेचर की स्टडी जो है वो, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंसर्न, यानी बायोलॉजी में हमारा मेजर टारगेट पॉइंट क्या होगा, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो कौन से पॉइंट्स को, कौन से पहलुओं को डिस्कस करती है। यानी हमने लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो डिस्कस करना है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। तो ये बात जो है वो कंफर्म कर लें कि बायोलॉजी में हमने डिस्कस करना है हाउ लाइफ वर्क्स, ज़िंदगी काम कैसे करती है, ठीक है। यानी लाइफ जो है वो कैसे काम कर रही है। हमने बायोलॉजी में ये नहीं देखना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, यानी कि ज़िंदगी का मतलब क्या है और ज़िंदगी क्यों है। यानी हम ये नहीं, बायोलॉजी में ये नहीं डिस्कस करेंगे कि हम जिंदा क्यों हैं, या हमारी आँखें, हम अपनी आँखों से क्यों देखते हैं, हम अपने कानों से क्यों सुनते हैं, ठीक है। ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमने इन क्वेश्चंस को छेड़ना ही नहीं है। ये बायोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। बायोलॉजिस्ट ने किस चीज़ के बारे में जो है वो आंसर करना है, उसने ये देखना है कि ज़िंदगी काम कैसे करती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, उसको कैसे डाइजेशन करते हैं, उनकी आंखें जो है वो कैसे देखने में हेल्प करती हैं, कान कैसे सुनने में हेल्प करते हैं, जो है टंग वो कैसे टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि हमने हाउ रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हमने ये नहीं देखना कि लाइफ क्या है, क्यों है,
आंखें क्यों हैं, हमारा हार्ट क्यों है, हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमने उनको देखना है कि वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, बस। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, अब देखिए जाहिर सी बात है ये क्वेश्चंस तो है ना, तो इनका कोई ना कोई आंसर भी होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मोस्टली डिमांड किए जाते हैं फिलोसफर से और थियोलॉजियन से। अब फिलोसफर कहते हैं फलसफादान, जो कि किसी भी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, और थियोलॉजियंस कहते हैं, थियो कहते हैं गॉड को, थियोलॉजी कहते हैं रिलीजन की स्टडी। तो थियोलॉजियंस होगा ऐसा बंदा जो रिलीजन को स्टडी करता है। तो हमने ये दोनों आंसर जो है वो थियोलॉजियन और फिलोसफर्स के लिए छोड़ देने हैं। बायोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, उन्होंने ये डिस्कस करना है कि लाइफ कैसे काम करती है। अब हमारा अगला पॉइंट ऑफ कंसर्न है या अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास क्या है कि अब लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। अगर कोई हम किसी से पूछ लें कि ज़िंदगी क्या है, वो तो सोच में पड़ जाएगा ना कि ज़िंदगी क्या है, ठीक है। तो ज़िंदगी जो है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल डेफिनेशन, ज़िंदगी क्या है, एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है, यानी खसूसियात का एक मजमुआ है, एक कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसी करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी खसूसियात जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नॉन लिविंग से नुमाया करती हैं, ठीक है। यानी एक तरफ इंसान है और एक तरफ जो है वो हमारे पास कोई भी टेबल या चेयर है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसे करेक्टर्स होंगे ना जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट कर रहे हैं। तो इन करेक्टरिस्टिक्स के जो है मजमूए को, इसके सेट को हम लोग लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं। अब वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में और एक वेल ऑर्डर्ड अनचेंज्ड जो है वो उनका स्ट्रक्चर होता है। यानी एक, अगर हम एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात कर लें, अगर उसके बैक्टीरिया की थोड़ी सी मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाए, उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाए, तो वो पूरी की पूरी जब उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो जाती हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक, हमारे पास एक चेयर हो, अब हम उस चेयर को चाहते हैं कि हम उसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर दें, हम उसमें कोई एडिशनल पार्ट ऐड कर दें, उसको अपनी मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उसको कन्वर्ट कर लें, तो वो उसकी जो है वो आप कह रहे हो उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होते हैं, उनमें थोड़ी सी भी तब्दीली उनकी लाइफ को जो है वो टोटली जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और नॉन लिविंग चीज़ों में इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अगर हम एक सादा सा ऑर्गेनिज्म अमीबा देख लें या बैक्टीरिया देख लें, तो उस अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो है वो इस तरह जो है उसका स्ट्रक्चर होता है, सूडोपोडिया, और उसके सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। इसमें ब्रेन के अंदर कई ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स हैं, डीएनए, सारा कुछ। अब एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को देखें, यानी अगर हम पानी को ही देखें, किसी नहर को, नदी को, दरिया को, समंदर को ही देखें, तो उसके अंदर पानी है। अब पानी जो है वो जितना भी पानी है वो एक छोटे सा मॉलिक्यूल H2O से मिलके बना है, यानी वही पानी का मॉलिक्यूल रिपीट हो रहा है और वो इतनी बड़ी वाटर बॉडी बन गई। मतलब उसको स्टडी करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक मॉलिक्यूल और वही मॉलिक्यूल जो है वो रिपीट हुआ है। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद है अगला करेक्टर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, यानी सेलुलर होते हैं। जाहिर सी बात है, हम सेल को कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी सेल जो है वो ज़िंदगी की क्या है, इकाइयाँ हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल नहीं है ना तो हम उसको लिविंग कंसिडर ही नहीं करते। तो वो सेल जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं लिविंग बॉडी। जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अलावा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन है, कॉकरोच है, मंकीज़ हैं, इसके अलावा बाकी मोस्टली फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। इनकी बॉडी एक से ज़्यादा ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो तीसरा करेक्टर था हमारे पास कि ये जो है वो सेलुलर होते हैं। अगला करेक्टर है कि जेनेटिक मटेरियल होता है इनके अंदर। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बेसिकली जीन्स। अब जीन्स कहाँ होती हैं, जाहिर सी बात है अभी हमने बात की कि उनके अंदर सेल है, तो सेल होगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। अब इस अगर हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस तरीके से ना डबल स्टैंडर्ड होता है, ये यूँ ऐसे डीएनए पड़ा होता है सेल का। अब डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं, यानी ये एक फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, एक ये फ्रेगमेंट हो गया, यानी ये हमारे पास 3 जीन्स होंगी। अब कंसीडर करें ऐसे थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होती हैं डीएनए के, ये जो है किसी भी शख्स के न्यूक्लियस के अंदर।
या डीएनए के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जीन नंबर 1 है, अब इस जीन ने हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करना है। अगर हमारे पास जो है वो डार्क कलर की जो है वो जीन्स हैं तो हमारा स्किन कलर डार्क होगा, ठीक है। और अगर जो है वो हमारे पास जो है वो ब्राउन या आप कह लो कि वाइट कलर की जीन्स है तो हमारा स्किन कलर वैसा ही होगा, ठीक है। अब अगली जीन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो आई कलर की है, तो ये जीन डिसाइड करेगी कि हमारा आई कलर कैसा होगा। अगली जीन हमारे पास हाइट की है, ये इंटेलिजेंस की है, तो इस तरीके से वो डिसाइड करती है। तो जीन्स जो है वो बेसिकली हमारे करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की खसूसियात को डिसाइड कर रही होती है। कैसे? बाय मेकिंग प्रोटीन्स, जिसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन्स बनती है। तो प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मोर देन 50% होता है। तो प्रोटीन्स जो है वो जीन से ही बन रही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जीन्स हमारी खसूसियात को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद है एनर्जी यूजेज एंड रिक्वायर, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूज़ भी करते हैं और रिक्वायर भी करते हैं। अब इस वर्ड सबसे पहले एक्वायर को देखते हैं। एक्वायर कहते हैं हासिल करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एनर्जी को एक्वायर करते हैं। कैसे इनको एक्वायर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फूड, खाना खा के। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं। और वो फूड क्या होती है? बेसिकली फूड हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर सीएच बॉन्ड होता है। अब हमारे पास पानी है तो पानी के अंदर सीएच बॉन्ड नहीं है, तो इसका हम फूड कंसीडर ही नहीं करते। यानी पानी के अंदर 0 कैलोरीज हैं। अब सीएच बॉन्ड किसके अंदर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ग्लूकोज, जितनी भी मीठी चीज़ें खाती हैं, इसके अलावा रोटी, चावल, जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स वगैरह, उनके अंदर सीएच बॉन्ड्स हैं। अब इन सीएच बॉन्ड्स को हमने एक्वायर तो कर लिया, यानी हमने खाना तो खा लिया। उसके बाद हमने क्या करना है? इन बॉन्ड्स को तोड़ के इससे एनर्जी निकालनी है, एटीपी प्रोड्यूस करनी है। इस एनर्जी को हमने यूज़ करना है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, अपनी बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए। जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, अमीनो एसिड्स में, लिपिड्स में, लिपिड्स में, इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारी बॉडी का पार्ट्स बन जाते हैं। यानी हमने एनर्जी को पहले एक्वायर किया और उसके बाद उसको यूज़ किया। उसके बाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, साथ साथ कंट्रोल भी हो रहे होते हैं। यानी एक कंट्रोल्ड वे में ये चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेल के अंदर रिस्पायरेशन, यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब वो ऑक्सीजन जो सेल के अंदर जाती है उसको क्या किया जाता है? उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है खाने को तोड़ने के लिए। ग्लूकोज हम कंसीडर कर लेंगे, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हमने ग्लूकोज को इस्तेमाल किया ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर निकाला जाता है। तो दिस इज अ सेलुलर रिस्पायरेशन। ये एक प्रोसेस है जो हमारे सेल्स में नॉर्मली हो रहा है। अब ये प्रोसेस को कैरी करते हैं और उसके अलावा इनको कंट्रोल भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में तोड़ दिया जाए तो हमारे बॉडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा शुगर लेवल कम हो गया। या अगर ये रिएक्शन कम हो रहा है तो ग्लूकोज के अमाउंट, यानी ग्लूकोज कम टूट रही है तो ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फलां बंदे को डायबिटीज़ है। तो रिएक्शंस हो रहे हैं लेकिन एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रहे हैं, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है ना ही ज़रूरत से कम, एक बैलेंस्ड वे में चल रहा है काम। अगला करैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, यानी इनके साइज में इजाफा होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लें, इंसान की बात कर लें, जब उसकी पैदाइश होती है तो वो बहुत छोटा सा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है और फिर जो है वो एजिड होना शुरू हो जाता है। यानी उसकी जो है वो ग्रोथ होती रहती है, साइज में इजाफा होता है। अगला होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं, होमो का मतलब होमियो निकला है होमो से, और स्टेट कहते हैं हालत को, कंडीशन को। होम्योस्टेसिस यानी इंसान जो है वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को सेम रखता है। बाहर शदीद गर्मी है, इंटरनल टेम्परेचर 37 रहना है। बाहर शदीद सर्दी है, इंटरनल टेम्परेचर 37 रहना है। बाहर चाहे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल 0.08% रहना है। यानी हमने अपनी इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस करके रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना, ठीक है। इसके बाद अगला करैक्टर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से सेपरेट करता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है, अब देखें इंसान जो है ये रिप्रोडक्शन करता है, आगे अपने ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है और फिर वो आगे अपनी नस्ल पैदा करते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा है,
ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉन लिविंग चीज़ को देखें, यानी चेयर टेबल को देख लें, तो क्या वो डिवाइड करती है, क्या वो रिप्रोडक्शन करती है? तो आंसर होगा नो, यानी कि वो अपनी तादाद नहीं बढ़ाती। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, लिविंग चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। अगला है अडाप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को माहौल के मुताबिक अडाप्ट करते हैं, यानी माहौल के मुताबिक हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे हम एक जनरल एग्जांपल लें, आजकल जैसे गर्मी आ रही है ज़्यादा, तो आजकल आपको लिज़र्ड्स भी देखने को मिलती होंगी। सर्दियों में लिज़र्ड्स जो है वो नहीं नज़र आती। अब लिज़र्ड्स क्या करती हैं, सर्दियों में चूँकि उन्हें ख़तरा होता है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो माहौल के मुताबिक हो जाएगा, तो ठंड से बचने के लिए वो किसी वार्म प्लेस की तरफ चली जाती हैं, यानी कि जगह पर जाकर छुप जाती हैं। इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। और उसके बाद जब कंडीशन फेवरेबल आती है, यानी गर्मियों का मौसम होता है, उनके लिए फेवरेबल होता है, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो वो अपने माहौल के मुताबिक सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर कुछ अडाप्टेशंस हैं। इसके बाद उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, यानी एक प्रॉपर जो है वो उनकी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा माहौल के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं। तो अब ये कुछ टोटली ये आपके पास 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है रीज़न बिहाइंड द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हमने ये जो बायोलॉजी का डिसिप्लिन है, ये जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, इसको हमने क्यों आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। अपने 9th क्लास में भी बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है वो डिस्कस की होंगी। तो बायोलॉजी को हमने, इस डिसिप्लिन को क्यों जो है वो आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया। उसका आंसर ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, आजकल जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दैट इज 2.5 मिलियन। ठीक है, अब इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इनके सिर्फ नाम ही लिखें तो हमारे पास जो है वो इतनी बुक्स बन जाएंगी। उसके बाद हम अगर सिर्फ ह्यूमंस को लिखना शुरू करें, इसके करैक्टर एक एक पार्ट को लिखना शुरू करें, कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा किताबें बन जाएंगी। तो बायोलॉजी जो है उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस डिसिप्लिन के अंदर। तो हम इसको एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, एक ही आप कह लो टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। हमने इसलिए बायोलॉजी को मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम चीज़ों को ईजिली कॉम्प्रीहेंड कर सकें और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना, उनके बारे में स्टडी करना आसान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो फील्ड जो आपकी अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज़ इकोलॉजी। ठीक है, इको का लफ्ज़ी मतलब होता है इन्वायरमेंट, माहौल। तो इकोलॉजी में आपने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, आपने माहौल को डिस्कस करना है, आपने इन्वायरमेंट को डिस्कस करना है कि माहौल। अब चूंकि आप ये इकोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच डिस्कस कर रहे हो तो आप इसमें माहौल को कैसे डिस्कस करोगे, आप यहाँ पे ये देखोगे कि इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, यानी माहौल के अंदर जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, यानी लिविंग चीज़ें पाई जा रही हैं, उनका एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ यानी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ रिलेशनशिप क्या है, कैसे वो चीज़ें आपस में मिलके काम कर रही हैं। ठीक है, और इसको आप लोगों ने इकोलॉजी में डिस्कस करना है। उसके बाद है अगला एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपने डिस्कस करना है डेवलपमेंट को। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी है क्या। एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं एम्ब्रियो की स्टडी को। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, यानी अपनी ग्रोथ से पहले जब एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से पूरा जो है वो बेबी प्रोड्यूस होता है, उसके दरमियान जितने भी जो है वो स्टेजेस आती हैं, उसके दरमियानी स्टेज को हम लोग जो है वो दरमियानी स्टेज में हम उसे एम्ब्रियो का नाम देते हैं। यानी कंसीडर करें हमारे पास जो है वो अगर रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान एक एग और एक स्पर्म आपस में फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब इनकी फ्यूजन होती है आपस में, यानी ये आपस में मिल जाते हैं, तो हमारे पास जो सेल बनता है दैट इज़ जाइगोट।
अब इस जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, यानी एक सेल है तो एक सेल से आगे हमारे पास जो है वो 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और ऐसे फिर जो है वो इर्रेगुलर वे में ये जो है वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब थाउजेंड्स ऑफ सेल बन जाते हैं तो वो उसके बाद जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, यानी बॉडी की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इस एक्टोडर्म से हमारे पास जो है वो स्किन बनती है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, मेसोडर्म से हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं, हमारी मसल्स बनते हैं, बोन्स बनती हैं, और इंटरनल से हमारे पास जो है वो बॉडी के जैसे हार्ट है, और इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स यानी जितने भी हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं वो इससे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं तो हमारे पास एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है, ये कंसिडर करेंगे हमारे पास इंडिविजुअल बन गया। अब एक सिंगल सेल जाइगोट से एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन गया। इसके दौरान ये जो चेंजिंग्स आ रही हैं इन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद ये काम तकरीबन जो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो पहले 2 सवा 2 महीनों में हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद जैसे ही तीसरा महीना स्टार्ट होता है अब इस बच्चे ने अपने साइज़ में इजाफा करना है, यानी अब इसकी क्या होनी है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रोथ होनी है, ठीक है। तो इस साइज़ में इजाफे को हम कहते हैं ग्रोथ। और इन पार्ट्स का बनना यानी पूरे के पूरे बेबी का बन जाना, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोलॉजी में आपने डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, ये आप सेकंड ईयर में ये चीज़ जाके पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि एम्ब्रियोलॉजी में आप एम्ब्रियो को डिस्कस कर रहे हो। एम्ब्रियो क्या है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, एक नन्हा सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं जो कि एक अडल्ट में होते हैं। उसके बाद सिंपली उनके साइज़ में इजाफा होता है, यानी इसकी ग्रोथ होती है। तो इस छोटे से ऑर्गेनिज्म के बनने तक की सारी स्टेजेस जो है हम इनको एम्ब्रियो कहते हैं, यानी हम इस जाइगोट को भी एम्ब्रियो कहेंगे लेकिन हम इसे सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो कहेंगे, और इस जो है वो बेबी को भी हम लोग एम्ब्रियो कहेंगे। अब इस सारी स्टेजेस के दौरान जो भी हमारे पास स्टेज आएगी, चाहे वो 1 दिन का बेबी है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, जब तक उसके बॉडी के सारे पार्ट्स नहीं बन जाते हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, यानी उसके सारे पार्ट्स बनने के दौरान जितनी भी स्टेजेस आ रही हैं उनको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी कहते हैं हम लोग काम करने का तरीक़ेकार यानी फंक्शंस। तो फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कौन से फंक्शंस? फंक्शन में हम लोग बेसिकली, चूँकि हम बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो है उसकी लाइफ फंक्शंस को, यानी उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग हार्ट को डिस्कस करें कि हार्ट जो है सिंपली जो है वो कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट में कन्वर्ट होता है, कैसे जो है वो सारे का सारा जो है वो इसकी फिजियोलॉजी चल रही होती है, कैसे ये काम कर रहा होता है, इसे हम लोग फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। किडनीज कैसे काम करती है, कैसे ब्लड को फिल्टर करती हैं, इसे फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। स्टमक कैसे जो है फूड को डाइजेस्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, उसके बाद फूड के साथ मिक्सिंग होती है, यानी स्टमक जो जो काम कर रहा होता है इसे फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। लंग्स कैसे गैसेस के एक्सचेंज को हेल्प करती हैं, इसे हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को हम लोग ने फिजियोलॉजी में पढ़ना है। अगले हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं शक्लो सूरत को। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो शेप कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, यानी हमने इसका स्ट्रक्चर और फॉर्म डिस्कस करनी है। जैसे बाहर से वो ऑर्गेनिज्म कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी जो है वो बॉडी की शेप क्या है, स्किन कलर क्या है, इसके अलावा जो है वो उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, मतलब बाहर से जो भी इसके खदुखाल हैं, फीचर्स वगैरह, वो सारे हम मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब मॉर्फोलॉजी की ना हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरी होती है हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक कॉकरोच हो, हम कॉकरोच को एक्सटर्नली सारे पार्ट्स, उसके विंग्स, उसकी जो है उसके ऊपर वाला जो हार्ड शेल होता है उसको, उसकी आइज़ को, टेंटिकल्स को, टांगों को, एब्डोमेन को, बाहर से सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम उसको अंदर से उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसकी चीड़ फाड़ करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, यानी उसके डाइसेक्शन के नतीजे में जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगे उनका मुताला करेंगे। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम ही है एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर्स को।
ग्रॉस कहते हैं ऐसी चीज़ जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हो, यानी आप जिसे आम आंख से देख सको। ठीक है, वो आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स को नहीं डिस्कस करना जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल के बगैर आपको जो भी स्ट्रक्चर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नजर आ रहे हैं उन्हें आपने एनाटॉमी में डिस्कस करना है। और एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अगली जो ब्रांच है आपके पास दैट इज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोन जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ओल्ड, यानी इसमें आपने पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हो फोसिल्स का। अब फोसिल्स क्या होते हैं? बेसिकली रिमेन्स होती हैं, डेड रिमेन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि पास्ट में रहता था। ठीक है, रिमेन्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि पहले था अब मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिमेन्स को नहीं देखना, हम इनमें उनके नक्श जो हैं, इनके इम्प्रेशन जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप सिंपल देखो, एक तरफ आपके पास एक बड़ा कोई अडल्ट ह्यूमन है और एक तरफ एक छोटा बच्चा है। अब वो दोनों किसी एरिया से गुजरते हैं तो सारी सी बात है जो फुट प्रिंट्स होंगे वो बड़े इंसान के ज़्यादा होंगे, छोटे के कम होंगे। या फिर अगर आप किसी जगह से कोई हाथी गुजरा है तो आप उसके पाँव के निशानात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यहाँ से गुजर के गया। तो इसी तरह बहुत से पुराने कदीम ऑर्गेनिज्म के ऐसे बाकियात, उनके इंप्रेशंस या उनकी हड्डियाँ बाकी हैं जिनसे अंदाज़ा हो जाता है कि पुराने वक्तों में फलां ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। जैसे डायनासोर था, डायनासोर जो है जुरासिक पीरियड में जो है वो पाए जाते थे, रेप्टाइल्स वगैरह। तो अब इतने पुराने साल पहले आजकल के साइंटिस्ट को कहते हैं कैसे पता चला वो पाए जाते थे? तो उनके हमें फॉसिल्स मिले, उनके बाकियात मिले, उनके इंप्रेशंस मिले हैं और उनसे हमने ये नतीजा खस किया है कि फलां दौर में फलां ऑर्गेनिज्म पाया जाता था। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टो भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टिश्यूज़। अब हमने हिस्टोलॉजी में डिस्कस करना है टिश्यूज़ को, लेकिन हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी जाहिर सी बात है हमें सेल जो है वो आम आँख से नज़र नहीं आते। मोस्टली सेल जो है उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तो हम उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हमने टिश्यूज़ को देखना है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को डिस्कस करना है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। एवोल्यूशन जो है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, यानी आजकल के जदीद ऑर्गेनिज्म जो है वो पुराने ऑर्गेनिज्म यानी एंशियंट ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी ऐसी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई है, कैसे एक सादे से ऑर्गेनिज्म में तब्दीलियाँ आती गई और एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। जैसे हम कहते हैं इंसान जो है एक सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स कंसिडर किया जाता है और बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा सिंपल समझा जाता है। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो एक सादा सा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर चेंजिंग्स आती रहीं, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता रहा, आपके पास जो है वो इक्वेटिक लाइफ बनी, उसके बाद लाइफ खुश्की पे आई, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिर बर्ड्स, मैमल्स और अल्टीमेटली जब इंसान की प्रोडक्शन होगी। तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन। इन सारी स्टेजेस की स्टडी को, इन सारे जो है प्रोसेसेस की स्टडी को कि कैसे जो है वो एक सादा से ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, चेंजिंग्स आती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ अडाप्टेशंस होती हैं, इसे हम लोग एवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं जीन्स की स्टडी को, और जीन्स क्या होती हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली विरासत। इसमें कोई जायदाद या ज़मीन की विरासत नहीं है, पैसों की विरासत नहीं है। बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब कोई भी कपल मैटिंग करता है या फर्टिलाइजेशन करता है तो फीमेल से जो है वो एग आ रहा होता है और मेल से जो है वो क्या आ रहा होता है? स्पर्म आ रहा होता है। अब जब दोनों की फ्यूजन होती है यानी फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट के अंदर मेल के भी कैरेक्टर हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर हैं। कैसे? ज़ाहिर सी बात है जो है वो एग है, उसने उसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिलके जाइगोट बना, यानी 23 जो है वो क्रोमोसोम इसके 23 इसके मिले और 46 क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर आ गए। अब इस जाइगोट के अंदर जो जीन्स हैं वो मदर से भी आई हैं और फादर से भी आई हैं, यानी कि जीन्स की इनहेरिटेंस हुई है। अब इन जीन्स ने हमारी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है। अब यानी जीन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर जो खुसूसियात होंगी वो दोनों मिली जुली होंगी, माँ वाली भी होंगी और बाप वाली भी होंगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं खुसूसियात की इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस कैसे पॉसिबल है और ये खुसूसियात जो है वो कैसे जो है हम इन्हें कह रहे हैं कि इनकी इनहेरिटेंस होती है,
क्योंकि जीन्स की इनहेरिटेंस होती है और जीन्स ही करेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। जीन्स ही हमारी सारी की सारी खसूसियात को कंट्रोल करती हैं बाय मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनवा के। तो इस टर्म में हम कह रहे हैं कि जीन्स जो है वो हमारी विरासती इकाइयाँ हैं। अब जीन्स क्या होती हैं, पीछे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सेल के अंदर, अब जाइगोटिक सेल है, अब इसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जा रहा है। अब डीएनए के जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी अगर हम ये डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट ले लिया, ये एक जीन है। अब इस जीन ने हमारी खसूसियात को कंट्रोल करना है बाय मेकिंग प्रोटीन। अगर कंसीडर करें ये ऐसी जीन है जो कि मेलानिन बनवा रही है, तो इस जीन से हमारे पास जो प्रोटीन बनेगी दैट वुड बी मेलानिन। अब उस मेलानिन की वजह से स्किन कलर जो है, अगर वो ज़्यादा बनेगी तो वो स्किन कलर डार्क होगा, और वो कम बनेगी तो स्किन कलर लाइट होगा। यानी कि हमारी स्किन का कलर जो है वो हमारी जीन्स डिसाइड कर रही है। और स्किन कलर क्या है, एक करेक्टर है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स को बेसिकली कंट्रोल कौन कर रहा होता है, जीन्स कर रही होती है। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ टूडेज लेक्चर इज जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी, सबसे पहले हमें जियोग्राफी का पता होना चाहिए। जियोग्राफी कहते हैं, जियो कहते हैं ज़मीन को, ग्राफी का मतलब होता है तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज़मीन पे कोई चीज़ कहाँ पाई जा रही है, दैट इज़ जियोग्राफी। और जू कहते हैं हम लोग एनिमल्स को। आपने जोलॉजी सुना होगा जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो ये भी बेसिकली ग्रीक वर्ड जोआ से निकला है, जोआ। और जोआ जो है इसका मतलब होता है जू, यानी कि एनिमल्स। तो ज़मीन पे एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ज़मीन में, इसको आप लोग जू जियोग्राफी में डिस्कस करोगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द नेचर, यानी इस पूरी अर्थ पे, इस प्लैनेट पे, इस ज़मीन पे आपको पता है कि 70% जो है वो खुश्की है, 70% जो है वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, पानी है, और 30% टेरेस्ट्रियल लैंड है, यानी कि खुश्की है। तो इस खुश्की में और इस पानी वाले इन्वायरमेंट में कैसे एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है पानी में बहुत ज़्यादा लाइफ है, खुश्की में बहुत ज़्यादा लाइफ है, और खुश्की की भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान है। तो इनकी जो है वो हर एक पार्ट पे, हर एक रीजन पे, क्योंकि क्लाइमेट डिफरेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे पाई जाने वाली लाइफ भी डिफरेंट है। अब देखिए जो बर्फ़ानी रीच होता है, पोलर बियर्स, वो बर्फ़ानी इलाकों में पाए जाते हैं, यानी पहाड़ी एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी फॉर्म, उनकी जो है बॉडी के स्ट्रक्चर्स, वो उसी माहौल के मुताबिक रहने के लिए अडाप्टेड है। अब इसी तरह जो कैमल है वो डेजर्ट में पाया जाता है। क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो उस माहौल के मुताबिक अडॉप्टेड है, वो पानी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है कई दिनों के लिए, और इसके अलावा इस तरह वो खुश्क माहौल में भी सर्वाइव कर जाता है। अब फिशेस हैं, अब उससे खुश्की में छोड़ोगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी पानी में रहने के लिए अडॉप्टेड है। तो इसे हम कहते हैं जू जियोग्राफी, यानी ज़मीन के ऊपर एनिमल्स की तकसीम किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसको आप जू जियोग्राफी में डिस्कस करोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बायोलॉजी की मेजर जो है ब्रांचेस को, यानी फर्दर जो है इसके कुछ ब्रांचेस जो है वो ऐड की गई हैं आपके कोर्स में, उनको हम लोग जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इन ब्रांचेस में से मोस्टली जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो बायोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी से आपके पास जो है कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी में आपने डिस्कस क्या करना है, यानी पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होगा, लाइफ क्या है, और या फिर आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आज ये सकता है कि बायोलॉजी को हमने क्यों ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन ब्रांचेस में से शॉर्ट एमसीक्यू कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और उसमें हम उनको इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।